कोई काम तो नहीं था आपको इस वक्त, या फिर मैं बाद में ही आ जाऊँ? दुरैत तबिंदा के कमरे के दरवाजे के पास खड़ों से देखता हुआ पूछने लगा, जो कि अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। नहीं, मैं फ्री हूँ, तुम कमरे के अंदर आ सकती हो। क्या कोई ज़रूरी काम है? तबिंदा दुरैत के हाथ में मौजूद फ़ाइल देखती हुई उसे पूछने लगी। हाँ, काम तो ज़रूरी था। दरअसल इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। दुरैत कमरे में आकर सोफे पर बैठता हुआ तबिंदा से बोला तो तबिंदा उसके बराबर में बैठ गई और दुरैत की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे फाइल और पेन लेने लगी। बगैर इन पेपर्स को पढ़े ही आप इन पर साइन कर देंगी? तबिंदा साइन करने वाली थी। एकदम दुरैत तबिंदा से बोला तो तबिंदा उसको देखने लगी। तुमने तो पढ़े होंगे पेपर्स, फिर मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तबिंदा दुरैत को देखती हुई बोली। दुरैत उसी को देख रहा था। तबिंदा के जवाब पर बोला, चेक कर लें एक दफ़ा, कहीं ये ना हो डैड ने 50% प्रॉपर्टी का जो हिस्सा आपके नाम किया है, इन पेपर्स पर साइन करने के बाद मैं इसका भी मालिक बन बैठूं। दुरैत संजीदगी से बोला तो तबिंदा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं जायदाद से ज़्यादा रिश्ते को अहमियत देने की आदी हूँ। आज हम वसीयत में हम दोनों को बराबर का शरीक बनाकर चले गए। तुम और जमल एक साथ खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तबिंदा ने बोलते हुए दोबारा पेपर्स पर साइन करना चाहे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप डैड की लाइफ पार्टनर रही हैं। 20 साल तक आपका उनका साथ रहा है। आप कानूनी और शरई लिहाज से उनकी हर चीज़ पर हक रखती हैं और अब दोबारा इन पेपर्स को पढ़े बगैर साइन मत करिएगा। पहले इनको अच्छी तरह पढ़ें और फिर साइन करें। तबिंदा को मालूम था अब जब तक वो पेपर्स नहीं पढ़ेगी तो दुरैत उसे साइन नहीं करने देगा, इसलिए वो पेपर्स पढ़ने लगी। फैक्ट्री की एक मशीन बिल्कुल नकारा हो चुकी है। 2 की मरम्मत करवानी है जिसकी लागत 98 लाख। तो ठीक है ना, इसमें पेपर्स पढ़ने वाली क्या बात है? ये सब काम तो तुम खुद ही देख लिया करो। तबिंदा पेपर्स पर साइन करती हुई बोली, आपको भी इन सारी बातों का इल्म होना चाहिए। उतनी लापरवाही और लातल्लुकी बरतने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत आप भी ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों में दिलचस्पी ज़ाहिर करें और जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करें। यूँ खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है। दुरैत तबिंदा को देखता हुआ बोला। तबिंदा दुरैत को देखकर मुस्कुराने लगी। लंदन से आने के बाद वो बिल्कुल बचपन वाला दुरैत बन गया था, जो समन के दौर में ताबी आंटी के घर आने पर बहुत खुश होता था। अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम लाजमी करूँगी, लेकिन साथ ही मेरी भी ख्वाहिश है तुम और जिमल एक साथ हमेशा खुश रहो। जिमल बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा है ना? वो बहुत नादान है। उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करो। तबिंदा दुरैत को देखती हुई बोली। दुरैत बिना कुछ बोले स्माइल देकर सोफे से उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। देख कर आता हूँ, उसे शाम से नज़र नहीं आई। दुरैत बोलता हुआ जिमल के कमरे में जाने का इरादा रखता था जब भी तबिंदा से बोला, अगर जिमल के कमरे में जा रही हो तो उसे डाइनिंग हॉल में ले आओ, खुद भी डिनर के लिए आ जाओ। इस लड़की के भी मूड का नहीं पता, जब से यूनिवर्सिटी से आई है मुँह फुलाकर अपने कमरे में बैठी है। तबिंदा खुद भी सोफे से उठकर दुरैत को बताने लगी। वो खुद किचन में जाने का इरादा रखती थी। वो पहले ही मुझसे नाराज़ थी और आज सुबह आपने भी उसको अच्छा खासा डांट दिया, वो भी बिला वजह। मैं मूड तो ख़राब होगा ही उसका। मैं इसको मना लाता हूँ और हम दोनों का डिनर आज अहमर के घर है। दुरैत तबिंदा को बोलता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तबिंदा सुबह वाली बात याद करके परेशान होती हुई किचन में जाने के बजाय अपने मोबाइल पर ज़रकून बी को कॉल करने लगी। मुझे देखकर सोता बनने की आदत गई नहीं तुम्हारी, फ़ौरन उठ जाओ वरना तुम जानती हो मैं तुम्हें कैसे जगाऊंगा। दुरैत समझ चुका था जिमल कमरे का दरवाज़ा खोलने पर सोती हुई बन गई है, इसलिए वो जिमल के पास बेड पर बैठकर उसे धमकी देने वाले अंदाज में बोला, चले जाएं दुरैत, यहाँ से मेरा मूड नहीं हो रहा आपसे या फिर मामा से बात करने का। आप दोनों ही एक जैसे हैं, अपने अपने मूड के और अपनी मर्जी के मालिक। जब दिल चाहा प्यार किया, जब दिल चाहा डांट दिया। जिमल वैसे ही आंखों पर हाथ रख के बेड पर लेटी हुई दुरैत से बोली। दुरैत उसकी आंखों पर रखा हुआ हाथ हटाता हुआ पूछने लगा, मुझसे कल रात वाली बात पर खफा हो? तुम जानती हो ना मेरी आदत को, जितनी शिद्दत से मुझे गुस्सा आता है तो फिर मेरे प्यार में भी उतनी ही शिद्दत होगी। ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। दुरैत की बात सुनकर जिमल उसको घूरने लगी। ये हालत कर देंगे आप मेरे प्यार में, इसे कहते हैं मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है, दीवानगी, और मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। जिमल उठकर बैठती हुई दुरैत पर अच्छा खासा बिगड़ती हुई बोली। दुरैत उसकी गर्दन पर अपने जज्बातीपन का मुजाहरा देखकर जिमल का नाराज चेहरा देखने लगा। कल रात कुछ ज़्यादा हो गया था, मगर गलती मेरी भी कहाँ थी यार? तुम कल रात बात गाउन में मेरे करीब, बिल्कुल करीब थी। तो तुम्हारा ये दीवाना अगर पागल नहीं होता तो फिर क्या करता? दुरैत कल रात का मंजर जहन में लाता हुआ एक बार फिर जिमल के ऊपर झुका। दुरैत के झुकने से वो पीछे होती हुई दोबारा तकिए पर लेट गई। दुरैत प्लीज़ नो। दुरैत उसके होंठों के करीब अपने होंठ लाया, जिसकी वजह से जिमल बहुत मुश्किल बोल पाई, कल रात की तरह ड्रैग कॉलर नहीं बनो इस टाइम, प्रॉमिस। दुरैत जिमल का चेहरा देखता हुआ बोला और जिमल के कुछ बोलने से पहले नरमी से उसके होंठ अपने होंठ में रख दिए, जिससे जिमल के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। दुरैत प्लीज़ अब पीछे हट जाएं। चंद सेकंड बाद जब उसने जिमल के होंठों को साथ किया तो जिमल उसकी गुर्बत से घबराती हुई बोली, प्यास नहीं बुझी मेरी, खामोशी से यूं ही लेटे रहो। दुरैत उसकी घबराहट को नज़रअंदाज करता हुआ जिमल की गर्दन पर झुक गया, मगर कल रात की निस्बत आज उसने जज्बाती अंदाज नहीं अपनाया हुआ था। उसके बावजूद जिमल चंद सेकंड बाद दुरैत को पीछे हटाकर उठ बैठी।
4 साल तक आप अपनी प्यास कैसे बुझाते रहे हैं लंदन में? अपना दीवानापन किस पर निकालते रहे हैं? जैकी गर्लफ्रेंड पर, वो भी डांस सिखाने के लिए आपके इतनी ही करीब आती होगी, तो क्या उसके साथ भी आप? जिमल चाहती थी दुरैद उसके कमरे से चला जाए जब भी वो दुरैद से बोली। जिमल की बात पर सही मायने में दुरैद को आग लग आ गई। जब उसने जिमल को बेड पर धक्का दिया, खुद बेड से उठकर खड़ा हो गया। तुम मुझे नरम पड़ता देखकर अब मेरी नरमी का फ़ायदा उठा रही हो जिमल। बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। क्या समझा है तुमने? मुझे जवाब दो। कमज़ोर नफ्स का मर्द हूँ मैं, जो किसी भी लड़की के करीब आने पर अपने जज्बात पर काबू न रख पाऊँ। हमारे निकाह से पहले तुम पर कितनी बार अपनी दीवानगी ज़ाहिर की है मैंने? जवाब दो मुझे। या बचपन में कितनी बार अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे करीब आया हूँ मैं? अगर मैं अब तुम पर अपने जज्बात यहाँ करता हूँ तो ये मत बोलो कि तुम अब बीवी हो मेरी। आइंदा अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात अपने मुँह से निकाली तो फिर मुझसे कभी कोई अच्छी तवक्को मत रखना। दुराई जिमल को अच्छी तरह सुनाकर वहीं सोफे पर बैठकर अपना गुस्सा ठंडा करने लगा। जिमल बेड पर खामोशी से बैठी हुई दिल ही दिल में अपनी बात पर गिल्टी फील करने लगी, मगर वो भी क्या करती। दुरायत के करीब आने पर वो कैफ का सोचकर दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद दुराई सोफे से उठा जलता हुआ जिमल के पास आया। चलो रेडी हो जाओ, आज हम अहमद के घर डिनर पर इन्वाइटेड है। मैं आंटी को हमारे प्रोग्राम को बता चुका हूँ। दुरायत के बोलने पर बेड पर बैठी हुई जिमल सर उठाकर दुरायत को देखने लगी। जब गुस्से को बुलाए नॉर्मल अंदाज में उसे अहमद के घर ले जाने की बात कर रहा था। दैद, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं हो रहा, मुझे बहुत सारा पढ़ना है प्लीज़। जिमल दोबारा तंज करने के बजाय बेड से उठती हुई दुरैद के सामने खड़ी होकर आराम से बोली तो दुरैद ने जिमल के दोनों हाथों को थामा। याद है एक दफ़ा जब तुम्हारा बाहर जाकर डिनर करने का मूड हो रहा था और अगले दिन मेरा पेपर था। पूरे सुबह के 5 बजे तक तुमने मुझे अपने साथ मसरूफ़ रखा था और अभी तुम्हारे पेपर्स में पूरे 2 हफ्ते बाकी हैं। मैं अहमद के घर से वापस आने के बाद तुम्हें अपने साथ मूवी देखने की भी फरमाइश नहीं करूँगा, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। दुरैद नरम लहजे में प्यार से बोला तो जिमल इनकार नहीं कर सकी। वो सारी इकरार में हिलाकर खामोशी से ड्रेस चेंज करने के लिए वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी तो दुरैद उसके कमरे से जाने लगा। तब जिमल के मोबाइल पर अचानक कैफ की कॉल आने लगी। सिमरन, हम थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। कैफ की कॉल रिसीव करके वो जल्दी से बोली। कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल को स्विच ऑफ करती हुई दुरैद को देखने लगी। दुरैद के रूम में आने से पहले वो काफ़ी देर से कैफ को कॉल मिला रही थी, मगर इस वक्त कैफ कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन अब दुरैद की मौजूदगी में वो कैफ से बात करके कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, दुरैद जिमल से बोलता हुआ उसके कमरे से चला गया। कैफ, तुम बिला वजह में बात को बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला तुम्हें इग्नोर करूँगी। परसों रात को मैं यार्ड में थी और इत्तेफाक से मेरा मोबाइल बेडरूम में मौजूद था। कल रात दैद मुझे अपने एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पर ले गए थे, इस वजह से तुम्हारी कॉल आने पर मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। सुबह यूनिवर्सिटी में कैफ की कॉल आने पर जिमल कैफ को वजाहत देने लगी, क्योंकि वो उससे बुरी तरह खफा था। दैद दैद दैद, मेरे कान पक चुके हैं तुम्हारे मुँह से यार ये नाम बार बार सुनकर। मैं नोट कर रहा हूँ जिमल, उसके आने के बाद तुम मुझे नज़रअंदाज करने लगी हो। कैफ अभी भी जिमल से नाराज़ लहजे में अपने नज़रअंदाज होने का शिकवा करता हुआ बोला। क्या मैं तुम्हें नज़रअंदाज कहाँ कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि एक घर में रहते हुए मैं दैद को नज़रअंदाज करूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं मेरे लिए। मैं खुद से भी अगर चाहूँ तो दैद आज़म को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि दैद मुझे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा उनसे एक रिश्ता जुड़ा है और इस रिश्ते की सारी हकीकत मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। जिमल कॉरिडोर में लोगों के रश और मौजूदगी के एहसास से आहिस्ता आवाज़ में कैफ को झुंझलाकर समझाती हुई बोली। वो दुरैद और कैफ के दरमियान बुरी तरह फंस चुकी थी और अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। दुरैद आज़म तुम्हें अपना आप इग्नोर करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा उससे मजबूत रिश्ता जुड़ा हुआ है और बकौल तुम्हारे एक ही घर में रहते हुए उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं। तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ दुरैद आज़म तुमसे अपना रिश्ता किस हद तक मजबूत कर चुका है? कैफ चुपते हुए लहजे में जिमल से बोला तो सीढ़ियों से उतरती हुई जिमल के कदम एक पल के लिए रुके। सच सुनना चाहते तो सुन लो, दुरैद मुझ पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं, वो जब चाहे मेरे और अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ कैफ? मैं उनकी दस्तरस में अपने आप को बेबस तो महसूस कर सकती हूँ, मगर चाहने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उनके निकाह में हूँ। कैफ, मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे ख्याल में हम दोनों को ये हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए कि सीढ़ियाँ उतरती हुई जिमल की आवाज़ रंधने लगी, मगर वो कैफ को हकीकत से अनजान भी नहीं रख सकती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बेहुदा बकवास करने की? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि दुरैद आज़म तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले और तुम उसे रोक नहीं सकती? तुमने कभी मुझे तो खुद को छूने भी नहीं दिया, फिर तुम मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद उस शख्स के बेबस करने पर कैसे बेबसी का इजहार कर सकती हो? इसका मतलब है तुम्हारे नज़दीक आया होगा जब भी तुम ये सब बोल रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती जिमल, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा दिल दुखा है मेरा तुम्हारी इन बातों से। अगर आज मैं सुसाइड करने में कामयाब होता हूँ तो मेरी मौत की वो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। कैफ गुस्से की शिद्दत में ज़ोर से चीखता हुआ बोला और अपना मोबाइल खींच कर दीवार पर दे मारा। कैफ, कैफ, मेरी बात सुनो। कैफ की सुसाइड वाली बात पर जिमल डरती हुई बोली, मगर जब तक लाइन कट चुकी थी और 2-3 बार कॉल मिलाने बाद जिमल को घबराहट होने लगी। वो भागती हुई पार्किंग लॉट में आई थी। इस वक्त हम घर नहीं जा रहे, जो एड्रेस मैं बता रही हूँ जल्दी वहाँ चलो। जिमल कार के अंदर बैठती हुई ड्राइवर से बोली, जिसे मामूल की तरह इस वक्त घर लेने के लिए आया था। उसे कि कैफ की बात सुनकर डर लग रहा था कि कहीं वो जज्बाती इंसान जज्बात में आकर गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो इस वक्त कैफ के घर जाने का इरादा रखती थी।
पर मैडम ड्राइवर साहब ने कहा है कि आपको सीधा घर लेकर आऊँ, वो नाराज़ हो जाएंगे। ड्राइवर दुरैत को दिया हुआ हुक्म जिमल को सुनाता हुआ बोला, शट अप, जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसे ही करो, नहीं तो रुको कार को, मैं खुद चली जाऊँगी। जिमल सख्त लहजे में ड्राइवर से बोली तो वो खामोशी से जिमल के बताए हुए एड्रेस पर कार लेकर जाने लगा। वो कैफ के घर पहली बार नहीं आई थी। सिमरन, निशा और वासिफ के साथ पहले भी आ चुकी थी, इसलिए ना सिर्फ कैफ के घर में मौजूद मुलाजिम जिमल को देखकर पहचान चुके थे, बल्कि जिमल खुद ही घर में दाखिल होते हुए घबराहट के मारे बगैर मुलाजमों से पूछती खुद ही कैफ के कमरे के अंदर आ गई, जहाँ कैफ बेड पर बैठा हुआ हाथ में पकड़ी हुई पॉइजन की शीशी को घूर रहा था, जो उसने कमरे की खिड़की से जिमल को आता देखकर दराज से निकाली थी। कैफ की हरकत पर जिमल परेशान होती हुई बोली, मगर कैफ कैफ तुम पागल तो नहीं हो गए, ये क्या कर रहे हो? कैफ की हरकत पर जिमल परेशान होती हुई बोली, मगर कैफ इसकी बात के जवाब में हाथ में पकड़ी हुई बोतल का कैप हटाकर उसे पीने लगा। जिमल ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ से बोतल छीनकर डस्टबिन में फेंक दी। तुम्हें अभी इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ तुमने अपने हस्बैंड को खुद से थोड़ा बहुत फ्री होने दिया है, वहीं मुकम्मल इख्तियारात और सारी हकूक़ उसके हवाले कर दो। बन जाओ उसकी बीवी, लानत भेज तुम मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर। अपने पाँव पर चढ़ते प्लस्तर की वजह से वो बेड से उठ नहीं सकता था, इसलिए वो दुखी दिल के साथ जिमल को देखता हुआ बोला तो जिमल खामोशी से उसको देखती रही। तुम हर बात से आगाही रखते हो कैफ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि किन हालात में मेरा दहेज से निकाह हुआ था। तुम सब अच्छी तरह जानते हो, इसके बावजूद थोड़ी देर के लिए अपने आपको मेरी जगह तसव्वुर करके देखो कैफ कि मैं किस कदर लाचार और बेबस हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हारी जगह सुसाइड तो मुझे कर लेना चाहिए, ताकि ये सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए। जिमल कैफ को बोलती हुई रोने लगी तो कैफ से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो स्टिक का सहारा लेता हुआ बेड से उठा चलता हुआ जिमल के पास आया। जिमल प्लीज़ ऐसे मत रो मेरे सामने, तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुसाइड करने का बोल दिया। तुम प्लीज़ किसी भी तरह दुरैद आज़म से डिवोर्स लेने की कोशिश करो, मैं फ़ौरन तुम्हें अपना लूँगा यार, मगर उस इंसान के साथ मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो प्लीज़ मेरी तरफ जिमल, अब बस तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें जल्द से जल्द दुरैद आज़म से डिवोर्स लेकर अपनी जान छुड़ानी है। बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। कैफ खुद अपने सहारे पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, इस वजह से वो आगे हाथ बढ़ाकर जिमल के आंसू साफ नहीं कर पाया और कैफ जिमल को न छूना ये कैफ के लिए खुशकिस्मती साबित हुआ, क्योंकि इसके कमरे में तूफान की तरह आते हुए दरद ने जोरदार लात कैफ की स्टिक पर मारी। स्टिक के नीचे गिरने से कैफ खुद भी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाया, फर्श पर गिर गया। दयाद आप यहाँ? दमल घबराहट भरे लहजे में दुरैत को देखकर बोली, किसकी परमिशन से तुम इस लंगड़े से मिलने यहाँ आई हो? हिम्मत कैसे की तुमने बगैर मेरी इजाज़त के यहाँ आने की? दुरैत गुस्से से सुर्ख होती आंखें गज़बनाक तेवर लिया जिमल का मुँह दबोच कर उससे पूछने लगा, जिमल को छोड़ दो दुरैत आज़म, तुम उसके साथ इतना बुरा रवैया नहीं इख्तियार कर सकते। जिमल के कुछ बोलने से पहले फर्श पर गिरा हुआ कैफ गुस्से से दुरैत को देखता हुआ बोला। दुरैत ने पलट कर नीचे गिरे हुए कैफ को देखा, जिमल के गाल से अपना हाथ हटाकर गुस्से में जबड़े भींचता हुआ कैफ के पास आया और उसके गिरेबान को पकड़कर उठाता हुआ अपने सामने खड़ा किया। दयाद इसको छोड़ दें प्लीज़, इसकी कोई गलती नहीं है। जिमल जल्दी से दुरैत के पीछे आकर दुरैत का बाजू पकड़ते हुए उसे बोली, जिस पर दुरैत ने ज़ोरदार तरीके से जिमल को धक्का दिया वो पीछे जा गिरी। उसके साथ मैं जो भी करूँगा वो तो बात की बात है, लेकिन आज मैं तुम्हारे ही घर में ये बात अच्छी तरह समझा कर जाऊँगा कि किसी दूसरे की बीवी पर नज़र रखने का अंजाम क्या होता है। दुरैत ने कैफ को बोलने के साथ ही उसके मुँह पर ज़ोरदार मुक्का रसीद किया, जिससे वो बेड पर जा गिरा। दयाद सॉरी, प्लीज़ कैफ को छोड़ दें प्लीज़, इसके साथ ये सब मत करें। जिमल एक बार फिर उठकर दुरैत के पास आई, रोती हुई दुरैत के आगे गिड़गिड़ाकर बोली। उसे दुरैत के गुस्से से खौफ आ रहा था। दुरैत जिमल को बाजू से खींचता हुआ उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गया, जो कि कमरे के अंदर ही मौजूद, और जिमल को ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो कमीने, जाओ जाकर डैडी को फ़ोन करो, यहाँ बुलाओ उन्हें। शोर शराबे की आवाज़ पर कमरे में आते हुए मुलाजिम को कैफ चीखता हुआ बोला। मुलाजिम के वहाँ से जाने के बाद दुरैत कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ कमरे में मौजूद टेबल की तरफ बढ़ा, जहाँ फ्रूट बास्केट के साथ तेज़ धार की छुरी भी मौजूद थी। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम जानते नहीं हो दुरैत आज़म, अगर तुमने मुझे ज़रा सा भी नुकसान पहुँचाया तो तुम खुद भी नहीं बच पाओगे इतनी आसानी से। कैफ बेड पर लेटा हुआ दुरैत को छुरी लेकर अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उससे बोला। जिमल ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी, जिसका दुरैत असर लिए बगैर बेड पर लेटे हुए कैफ के पास आया। कैफ से तकलीफ के मारे उठा तो दूर सिरका तक नहीं जा रहा था। मेरे आने से पहले मेरी बीवी को क्या मशवरे दे रहे थे तुम? ज़रा फिर से दोहराना अपने अल्फाज। दुरैत कैफ की धमकी को खाते में न लाता हुआ इसके प्लास्टर वाली टांगा पकड़ता हुआ आराम से कैफ से पूछने लगा, वह तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं रहना चाहती वह तुम्हारे साथ? कैफ संभलता हुआ दुरैत को देखकर बोला, तलाशी निगाहों से कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगा जिससे वो दुरैत को जख्मी करके अपना आप बचाव कर सके। अब न जाने वो उसकी पहले से टूटी हुई टांग के साथ क्या करने वाला था। तुम मुझसे प्यार करेगी? मैं सिखा दूंगा उसे खुद से प्यार करना। तुम ये बताओ, मेरी बीवी को डिवोर्स लेने का मशवरा देकर तुम्हारा आगे का क्या प्लान था? दुरैत उसकी प्लास्टर शुदा टांग को छुरी की मदद से प्लास्टर काटता हुआ पूछने लगा।
देखो, तुम मेरे ही घर में घुसकर मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जानते हो कि तुम किसके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। वो कैफ की टांग से प्लास्टर उतार कर अब उसके कंधे पर बंधी हुई बेल्ट खोल रहा था। कैफ ने दूसरे हाथ से दुरैद का गिरेबान पकड़ना चाहा तो दुरैद ने जोरदार मुक्का उसके गाल पर जड़ा। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बाकी की हड्डियाँ सलामत रहे तो तुम जिम्मे से दूर रहना, मगर तुम ठीक ठहरे एक नादान बच्चे। अब तुम अपनी नादानी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दुरैद उसके कंधे पर बंधी हुई बेल्ट खोलने के बाद फर्श पर गिरी हुई कैफ की स्टिक उठाकर उसके पास आया। अब बताओ, कौन सी हड्डी ज़्यादा अच्छी तरह और जल्दी जुड़ी है, कंधे वाली या फिर टांग वाली? चलो आज चेक करके देखते हैं। कैफ, जो कि आने वाले वक्त से पहले ही डर कर अपनी आंखें बंद कर चुका था, कंधे पर पड़ने वाली जोरदार स्टिक पर वो बुरी तरह तड़प उठा। वो खुश था कि वो जल्दी रिकवर कर रहा है। दोबारा से अपने बाजू और टांग पर पड़ने वाली स्टिक की ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। दुरैत ने बेड पर उसके पास स्टिक उछाली और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला। या मेरे खुदा! कैफ! दुरैद जिमल का बाजू पकड़कर उसे बाहर ला रहा था, तब जिमल बेड पर बेहोश पड़े कैफ की हालत देखकर रोने लगी। जिस पर दुरैद गुस्से में जिमल का बाजू खींचता हुआ उसे कमरे से बाहर ले आया। सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा हुआ जिमल से नज़रें चुराता हुआ दुरैद से पूछने लगा। उसकी नज़रें चुराने से जिमल समझ चुकी थी कि दुरैद को उसी ने इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाया था। तुम घर जाओ, दुरैद ड्राइवर को बोलता हुआ अपनी गाड़ी में जिमल को बैठाकर खुद भी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया। छोड़ें दुरैद, मैं कहती हूँ, छोड़े मेरा हाथ। दुरैद जिमल की कलाई पकड़ता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। निकट ये मंजर देखकर फ़ौरन तबिंदा के कमरे की तरफ भागी ताकि उसे आने वाले तूफान के बारे में आगाह कर सके, जबकि दुरैद ने जिमल को उसके कमरे में लाकर ज़ोरदार तरीके से बेड पर धक्का दिया। क्या सोचकर तुम उस उल्लू के पट्टे से मिलने उसके घर चली गई? प्यार की ज़ुबान तुम्हें समझ नहीं आती? अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इस हमाकत पर तुम्हें कौन सी सज़ा दूँ? दुरैद गुस्से में बेड पर औंधे मुंह गिरी हुई जिमल के पास आता हुआ उसे पूछने लगा। जिमल दुरैद की बात सुनकर बेड से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। समझते क्या हैं आप अपने आप को? दैत होते कौन है आखिर आप मुझे या फिर कैफ को हमारी गलतियों और हमाकतों की सज़ा देने वाले? ऐसा कोई हक नहीं रखते आप किसी भी इंसान पर कि उसके साथ ऐसा जालिमाना सलूक करें। जिमल कैफ का हशर देखने के बाद दुरैद से डरने के बजाय उसके मुकाबले बेखौफ होकर गुस्से में चीख कर बोली। वहीं दुरैद ने जिमल के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे से करीब किया। अगर किसी दूसरे इंसान पर बेशक हक हो ना हो, मगर तुम पर मैं मुकम्मल हक रखता हूँ। सुना तुमने? इस वक्त मैं तुम्हारी ये दोनों टांगें भी तोड़ सकता हूँ और ये तुम्हारी ज़ुबान भी काट सकता हूँ, जो गलती करने के बावजूद तुम मेरे आगे चला रही हो। दुरैद एक हाथ से जिमल के बालों को मुट्ठी में जकड़े दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचता हुआ गुस्से भरे लहजे में बोला। तकलीफ की शिद्दत से जिमल ने दुरैद की शर्ट मुट्ठी में दबोच दी। ये क्या कर रही हो दुरैद? छोड़ो जिमल को। तबिंदा जिमल के कमरे में आकर हैरत ज़दा होकर दुरैद को देखने लगी, फिर इसको टोकती हुई बोली। दुरैद ने तबिंदा की आवाज़ पर मुड़कर उसे देखा। जिमल तबिंदा को देखकर रोने लगी तो दुरैद ने अपनी मुट्ठी से उसके बालों को आज़ाद किया और उसका चेहरा झटक कर तबिंदा के पास आया। मुझे तुमसे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। तबिंदा दुरैद की बात करने से पहले अफसोस भरे लहजे में उससे बोली। मुझे भी इससे ऐसी हरकत की तवक्का नहीं थी। पूछें इसे, ये उस लड़के के घर क्या करने गई थी, वो भी अकेली, जिस लड़के की तस्वीर मैंने आपको अपने मोबाइल पर दिखाई थी। वो लड़का आखिर कौन होता है इसे ये मशवरे देने वाला कि ये मुझसे डिवोर्स ले? पूछें आप इससे, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे और अपने रिश्ते को लेकर? दुरैद अपना गुस्सा जब्त किए बगैर ऊंची आवाज़ में जिमल की तरफ इशारा करता हुआ तबिंदा से बोला। तबिंदा अफसोस भरी निगाहों से जिमल की तरफ देखने लगी, जो कि हैरतज़दा होकर दुरैद की बातें सुन रही थी। यानी दुरैद उसकी और कैफ की जासूसी भी करता आया था और वो उस पर नज़र भी रखे हुए था। क्यों मिलने गई थी तुम कैफ के घर? जिमल, तुम जो भी बोलोगी मेरे सामने बिल्कुल सच बोलोगी। बताओ मुझे, तुम पहले भी कैफ से अकेली मिलती रही हो? तबिंदा जिमल के पास आकर उसे सख्त लहजे में पूछने लगी। दुरैद वहीं खामोश खड़ा जिमल को देख रहा था। उसे इस वक्त जिमल पर शदीद गुस्सा था। पसंद करता है कैफ मुझे, शादी करना चाहता है वो मुझसे। खामोश रहने से बेहतर जिमल को सच्चाई बयान करना लगी थी, इसलिए वो आहिस्ता आवाज़ में तबिंदा से बोली, जिससे तबिंदा की आंखें हैरत से खुली रह गई। मगर जिमल की बात सुनकर दुरैद के तन बदन में चिंगारियाँ भर गई। अपने हाथों की दोनों मुट्ठियों को बंद किया, अपना गुस्सा जब्त करने लगा। और कैफ के ख्यालात जानकर भी तुम मुझसे मिलती रही? क्यों बरकरार रखी तुमने कैफ से दोस्ती? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किसी दूसरे मर्द के निगाह में होने के बावजूद तुम किस डटाई से ये सब मेरे सामने बोल रही हो? तबिंदा गुस्से में से जिमल को दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ती हुई पूछने लगी, जबकि दुरैद तबिंदा का लिहाज करके जब्त किए हुए खड़ा था।
मामा मैं खुद भी कैफ से शादी करना चाहती हूँ। जिमल को समझ नहीं आया, बहुत आहिस्ता से मगर कैसे उसके मुंह से ये लफ्ज़ निकल गए, जिसे सुनकर तबिंदा एकदम उसके दोनों बाजू छोड़ते हुए पीछे हटी और बेयकीनी से अपनी बेटी को देखने लगी। इतनी ही बेयकीनी से दुरैद जिमल को देख रहा था, मगर उसने तबिंदा की तरह हैरानगी से जिमल को देखने से काम नहीं लिया था, बल्कि जिमल की तरफ बढ़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर सिद्ध किया, जिसे तबिंदा एकदम हवास में आई। अब दोबारा बोलो, किससे शादी करना चाहती हो तुम? दुरैद ने गुस्से में जिमल के चेहरे का रुख अपनी तरफ करते हुए उससे जारहाना अंदाज में पूछा। आप इस तरह से अपने लिए मेरा इनकार इकरार में नहीं बदल सकते दैद। मेरा जवाब अब भी वही है, मैं कैफ से शाह। इससे पहले जिमल अपना जुमला मुकम्मल करती दुरैद अपने दोनों हाथों को जिमल के गर्दन पर रखकर उसका गला दबाने लगा। दुरैद दुरैद छोड़ दो इसको, वो तो पागल हो चुकी है, तुम क्यों पागलपन कर रहे हो? खुदा के लिए छोड़ दो उसे। तबिंदा यूँ अचानक दुरैद के रद्द-ए-अमल पर घबरा गई और उसके दोनों हाथों को जिमल की गर्दन से हटाने लगे, मगर नाकाम रही। एक बार फिर नाम लो उस कमीने का अपनी ज़ुबान से, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। वो तबिंदा की बात सुने बगैर जिमल पर गुस्से में दहाड़ता हुआ बोला। तकलीफ से जिमल का चेहरा सुर्ख होने लगा। उसने दुरैद के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे हटाना चाहा। तबिंदा भी मुसलसल कोशिश में लगी हुई थी। दुरैद जिमल की गर्दन से अपने हाथ हटा दिए, इसलिए रोती हुई बोलने लगी, दुरैद क्या कर रहे हो? वो मर जाएगी, खुदा के लिए इसको छोड़ दो। वो अब ये नाम कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाएगी, तुम्हें ज़मन की कसम, प्लीज़ जिमल को छोड़ दो। तबिंदा दुरैद से जिमल को छुड़वाती हुई रो पड़ी। तब दुरैद ने अपने दोनों हाथ जिमल की गर्दन से हटाए। जिमल नढाल अंदाज में फर्श पर बैठते चली गई, जबकि तबिंदा बेड पर बैठी दोनों हाथों से सर को पकड़े रो रही थी। सुना आपने, ये क्या चाह रही है कि मैं अपनी बीवी का हाथ खुद उसके चाहने वाले के हाथ में दे दूँ? किस तरह का मर्द समझती है ये मुझे? कैसे मेरे साथ ये इस तरह कर सकती है? आप पूछें इससे, ये मेरे निकाह में होकर कैसे किसी गैर मर्द का ख्याल अपने दिल में भी ला सकती है, सिर्फ इस वजह से कि वो लड़के इससे मोहब्बत करता है? दुरैद गुस्से की शिद्दत से चीखता हुआ तबिंदा से पूछने लगा। उसकी मर्दानगी पे ज़रा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी मनकूहा के दिल में इसके बजाय कोई दूसरा मर्द बसता है। यहाँ मुझे देख कर बताओ, वह कल का लड़का तुम्हारा नन्हा मुन्ना सा आशिक तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाह सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हें दुरैद आज़म से ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता, सुना तुमने? दुरैद अब खुद भी फर्श पर बैठकर सिसकती हुई जिमल के साथ बैठकर गुस्से में उससे बोला, मैं दुरैद आज़म को नहीं चाहती। जिमल अपना चेहरा दुरैद के करीब लाते करती हुई आराम से बोली, जिस पर तबिंदा डर के मारे दुरैद को देखने लगी, जबकि दुरैद की ज़ुबान को तालू से चिपक गई। वो खामोशी से अपने सामने बैठी इस लड़की को देखने लगा, जिसे उसने बचपन से अब तक बेतहाशा चाहा था, मगर वो उसको नहीं चाहती थी। तबिंदा बेड से उठकर जिमल के पास आई, उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, क्या चाह रही हो तुम इस वक्त जिमल? बताओ मुझे, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं? क्यों कर रही हो ऐसा? ऐसी की थी मैंने तुम्हारी तरबियत, ज़रा शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते हुए? तबिंदा जिमल के मुंह पर थप्पड़ जड़ती हुई उसे पूछने लगी, जबकि दुरैद सब बातों से अनजान खामोशी से अपने कमरे में चला गया। मैं दुरैद आज़म को नहीं चाहती, मैं दुरैद आज़म को नहीं चाहती। वो सोफे पर बैठा हुआ न जाने कब से स्मोकिंग कर रहा था। जिमल के जुमले बार बार उसके कानों में बाज गश्त कर रहे थे। घुटन का एहसास बढ़ता ही चला जा रहा था। तब टेबल पर रखे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी नज़र पड़ी, जहाँ अहमद की कॉल आ रही थी। हाँ अहमद बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन मिली उस लड़के के बारे में? दुरैद सारी बातें अपने जहन से झटक अहमद के कॉल की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। जैसे जैसे अहमद से कैफ के बारे में बता रहा था, वैसे वैसे दुरैद के माथे पर शिकने नुमायाँ होने लगी। अब तुम आगे देख लो क्या करना है, या फिर मुझे बता दो, मैं खुद देख लेता हूँ इस लड़के को। इस वक्त वो तुम्हारी बदौलत अस्पताल में मौजूद है, मगर उसने अपना हशर बिगाड़ने वाले का नाम नहीं लिया। अहमद सारी बातें दुरैद को बताने के बाद उससे बोला, ठीक है, नहीं तुम इस मामले के बीच में नहीं पड़ो, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। दुरैद ने अहमद से बोलकर मोबाइल रख दिया। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। दोपहर के वाक़ये के बाद वो ऑफिस नहीं गया था, बल्कि तब से अपने कमरे में मौजूद था। रात में तबिंदा ही उसके कमरे में खाना लेकर आई थी और तबिंदा ने ही उसे बताया था कि वह जिमल से उसका मोबाइल ले चुकी है। अब जिमल कल से यूनिवर्सिटी भी नहीं जाएगी और ना ही घर से बाहर कदम निकालेगी। तबिंदा ने इसको यकीन दिलाया था कि अब जिमल कभी भी उस लड़के का जिक्र नहीं करेगी और जिमल को अच्छी तरह समझा चुकी है। दुरैद बिना कुछ बोले तबिंदा की सारी बातें खामोशी से सुन रहा था। उसे नहीं मालूम था कि तबिंदा इससे किस बिना पर ये बातें कर रही है। क्या मरते हुए शोहर का पास रखने के लिए वो ये सब कह रही थी? क्योंकि आज़म ने मरने से पहले एक दिन पहले तबिंदा से वादा लिया था कि वो दुरैद का ख्याल रखेगी, जिमल और दुरैद के रिश्ते को कभी भी टूटने नहीं देगी। ऐसा तबिंदा ने खुद आज़म का जिक्र करते वक्त दुरैद को बताया था। वो खुद भी अंदाज़ा लगा चुकी थी कि दुरैद उसकी बेटी से मोहब्बत करता है। शायद इसलिए भी वो चाहती थी कि उसकी बेटी किसी दूसरे लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, या फिर उम्र के इस हिस्से में आकर वो अपनी जवानी में किए गए अमल पर पशेमान महसूस कर चुकी थी। उसने भी शादीशुदा होकर आज़म से ताल्लुक़ रखा था। अब ये सब उसकी बेटी कर रही थी, तो शायद उसे एहसास हो रहा था कि उसकी बेटी गलत कर रही है। दुरैद इन सारी बातों को सोचने के बाद जहन से झटक कर सोफे से उठा। मैं दुरैद आज़म को नहीं चाहती। एक बार फिर जुमल का जुमला उसके कानों से टकराया। साइड टेबल के दरवाजे से अपना रिवॉल्वर निकाल कर उसके जैकेट में छुपाता हुआ जिमल के कमरे में जाने लगा।
वो रात के वक्त जिमल के कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे की लाइट ऑफ थी। लैम्प की रोशनी में बेड पर बेखबर सोए हुए वजूद को देखा दुरैद अंदाजा लगा चुका था कि जिमल गहरी नींद सो रही है। वह कमरे की मध्यम रोशनी में बेड पर जिमल के पास बैठकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जहाँ उसके हाथों की उंगलियों के निशान के साथ तविंदा की उंगलियों के निशान भी जिमल के गाल पर छपे हुए थे। शायद सोने से पहले भी रोई थी। इसके गालों पर आंसुओं के निशान अब सूख चुके थे। दुरैद उसकी बंद आंखों पर उंगलियां फेरता हुआ उसके गाल को अपनी उंगली के पोरों से छूता हुआ अपनी उंगलियां जिमल की गर्दन तक लाया। किसी एहसास के तहत जिमल ने अपनी आंखें खोली तो दुरैद को अपने करीब बैठा देखा। जिमल को जागता देखकर ना दुरैद ने अपनी उंगलियां जिमल की गर्दन से हटाई, ना ही जिमल ने कोई हिलजुल की। वो खामोशी से लेटी दुरैद को देखती रही। दुरैद ने अपना दूसरा बाजू जिमल के कमर के गिर्द हायल करते हुए उसे बेड पर बिठा दिया। वो अभी खामोशी से बेड पर दुरैद के सामने बैठी हुई उसको देख रही थी। तब दुरैद ने बोलना शुरू किया। जब मैंने होश संभाला तब अपने पास माँ बाप के अलावा और किसी दूसरे को नहीं देखा। सुना था लड़के बहुत बेपरवाह होते हैं, लेकिन लड़का होने के बावजूद मुझे अकेलेपन का एहसास रहता। दिन में ख्वाहिश जागती कोई ऐसा हो जिसके साथ खेल कूद कर सकूं। फिर तुम पैदा हुई। मेरे लिए स्पेशल बात ये थी कि तुम मेरी बर्थडे वाले दिन ही पैदा हुई। जब तविंदा आंटी तुम्हें हमारे घर लेकर आती तो मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश होता। बचपन से ही तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरी तवज्जो खींचती रही, मगर तुम बहुत छोटी थी, मेरे साथ बातें नहीं कर सकती थी। मैं इंतज़ार करने लगा तुम्हारे बड़े होने का, ताकि तुम बड़ी होकर मेरे साथ बातें करो, खेलो कूदो। तुमने बचपन से ही मेरी तवज्जो को अपनी तरफ खींचेगा। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे घर में हमेशा के लिए। फिर एक दिन मेरी दुआ कबूल होगी, तुम हमेशा के लिए मेरे घर में आके मेरे पास। उस दिन मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि तुम सिर्फ मेरी हो जब भी मेरे पास हो, मेरे घर में। ऐसा ऐसा तुम बड़ी होने लगी। मैं तुम्हारे मुकाबले में और ज़्यादा बड़ा होता गया। मेरा कद, मेरा जहन, मेरी सोच, फिर मेरी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, मगर तुम्हारी ज़िद करने पर, मजबूर करने पर मैं बच्चा बनकर तुम्हारे साथ खेलता। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें लेकर मेरी तबीयत मज़ीद हसास होने लगी। मैं तुम्हें हर चीज़ को लेकर पॉसेसिव होता गया। तुम्हारी केयर करना अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। यहाँ तक कि आंटी तुम्हारी केयर करती मुझे वो भी बुरा लगता। क्योंकि मैं किस लिए था आखिर। मेरी बढ़ती हुई उम्र मेरे अंदर जागती तुम्हारी मोहब्बत को कम नहीं कर सकी। वक्त और उम्र के साथ साथ वो मोहब्बत मज़ीद परवान चढ़ने लगी। मेरे एहसास तुम्हें सोचते हुए मुख्तलिफ हो जाते। तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखकर अच्छा लगता। कई बार तुम्हें छोड़ने की, प्यार करने की ख्वाहिश दिल में जागती, मगर मैं इस वक्त जवानी के अदवार से गुजर रहा था, तुम नहीं। तुम वही मासूम बच्ची थी जब दुर्द आज़म तुम पर अपने एहसास और जज्बात अयां नहीं कर पाया। लेकिन फर्स्ट टाइम जब अकेडमी जाने पर तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं अंदर ही अंदर डर गया कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। इसलिए उस दिन मैंने अपने ख्यालात का इजहार डैड पर और आंटी पर कर दिया, ताकि वो दोनों भी ये बात अपने जहन में महफूज कर लें कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके बाद फिर वो वाक़या हुआ जिसने एक बार फिर मुझे अंदर से खौफज़दा कर दिया, मगर साथ ही ये एहसास भी दिलाया कि अब तुम बच्ची नहीं रही। इन दिनों ग्रैनी बीमार थी। मैं उनसे प्रॉमिस कर चुका था लंदन उनके पास आने का, मगर तुम्हें यूँ छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी लंदन जाने से पहले मैंने तुमसे निकाह किया ताकि तुम्हारे जहन में भी ये बात महफूज रहे कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। मगर मुझ पर गुस्सा होने की वजह से तुमने मेरे जाते वक्त ना सिर्फ मुझे ये कहा कि अब दोबारा कभी वापस मत आइएगा, बल्कि तुम हम दोनों के बीच हुए निकाह को भी फरामोश कर बैठी। इतने करीबी रिश्ते को भूल गई तुम। दुरैद बोलता हुआ खामोश हुआ। जिमल अभी भी उसके सामने बैठी दुरैद को देख रही थी। तब दुरैद जिमल का हाथ अपने हाथों में लेता हुआ दोबारा बोला, तुमने आज कहा कि तुम दुरैद आज़म को नहीं चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिमल अपने दैत को नहीं चाहती? मैं ये मान ही नहीं सकता। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है, तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, किसी और की तरफ गलती से मेरा ध्यान भी नहीं भटका। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़की को मैंने दीवानगी की हद तक चाहा हो वो मुझे नहीं चाहती? बोल दो, ऐसा तुमने सिर्फ गुस्से में कहा था। जिमल बोल दो, तुम भी मुझे चाहती हो। बोल दो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। दुरैद जिमल का हाथ थामता हुआ उसको देख कर बोला, मैं आपसे प्यार करती हूँ दैद, मगर वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा आपके बारे में, जैसी आप फीलिंग्स रखते हैं मेरे लिए। मुझे नहीं मालूम आपने इस दिन निकाह मुझसे मोहब्बत में किया था। इस वक्त आप गुस्से में थे। वो मुझे आपके गुस्से का रिएक्शन लगा। आप बचपन से ही मेरे साथ ऐसा करते आए हैं दैद। जब आपको मेरी किसी बात से एतराज़ हुआ, आपने टोक दिया। अपना गुस्सा मुझ पर निकाल कर मेरी ख्वाहिशात का गला दबा दिया। आपकी मोहब्बत मुझे ज़रा सा भी स्पेस नहीं देती है दैद, ना ही आगे ज़िंदगी में देखी। मैं सारी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं गुजार सकती। हर चीज़ पर आपके रोक बर्दाश्त करते हुए प्लीज़ मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दें। प्लीज़ आप मेरी बात को समझें। जिमल आंसू बहाते हुए दुरैद से बोली तो दुरैद के हाथ की ग्रीस जिमल के हाथ पर ढीली हुई, लेकिन जिमल का हाथ छोड़े बगैर उससे बोला, माना तुम मुझसे वैसा प्यार नहीं करती, मगर जैसे भी करती हो मेरे लिए वही बहुत है कि तुम मुझे प्यार करती हो। अगर मेरा केयर करने का अंदाज़ तुम्हें रोक टोक लगता है तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अपना अंदाज़ बदल लूँ।
लेकिन तुम इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात नहीं कर सकती सिमल। कैफ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और अगर बिलफर्ज वो मोहब्बत करता भी है तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम ये बात तुम्हारे इल्म में है कि नहीं, लेकिन हमारे निकाह के वक्त निकाहनामे में खुला लेने का ऑप्शन कटवा दिया गया था। मुझसे खुला लेने का हक़ तुम्हारे पास महफूज नहीं है। तुम मुझसे खुला नहीं ले सकती, और ख़ुद से तलाक मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। तो प्लीज़ अपने और मेरे रिश्ते को दिल से कबूल करो। दुरैद हैरत ज़दा से जिमल को देखता हुआ उसे बताने लगा। जैसे ही दुरैद जिमल का थामा हुआ हाथ अपने होठों तक लेकर गया, वैसे ही जिमल ने ज़ोर से अपना हाथ खींचा। मतलब क्या है आपका? मेरे पास खुला का भी हक़ महफूज नहीं है। आप या फिर कोई और दूसरा मेरे से मेरा हक़ नहीं छीन सकता। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ सारी ज़िंदगी इस रिश्ते में जुड़कर नहीं रहूँगी। सुना आपने? और उसे आज ही दुरैद से ये बात मालूम हुई थी, इसलिए वह खुद से चीखती हुई बोली। लेकिन जैसे ही दुरैद ने जैकेट में छुपी रिवॉल्वर बाहर निकाला तो जिमल खामोश हो गई। दुरैद बेहद संजीदगी से जिमल को देखता हुआ बोला, आज़ादी चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलो, अब बोलो, क्यों अब बोल क्यों नहीं रही? आज़ादी चाहिए तुम्हें इस रिश्ते से? दुरैद जिमल की तरफ रिवॉल्वर का रुख करता उससे पूछने लगा। जिमल को दुरैद से डर लगने लगा। वो पूरी आंखें खोले दुरैद को देखने लगी।